हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है इंडेक्स नंबर्स पे। अब इंडेक्स नंबर्स को मैंने यहाँ पर दिया हुआ है चैप्टर नंबर 5। और बहुत ये होता है कि बेसिक क्लासेस में इसको चैप्टर नंबर 5 के तौर पर ही पढ़ा जाता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि जब आप इंट्रोडक्टरी कोर्स पढ़ रहे होते हैं ना स्टैटिस्टिक्स का, तो ऑलमोस्ट 8 to 9 चैप्टर्स होते हैं और ये मिडल चैप्टर होता है। अब होता क्या है कि जो फर्स्ट 3 to 4 चैप्टर्स होते हैं किसी भी इंट्रोडक्टरी बुक में, वो क्या बता रहे होते हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में कि स्टैटिस्टिक्स की फील्ड है क्या, जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है क्या, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, वेरिएबल क्या है, पॉपुलेशन क्या है, सैम्पल का वर्ड जो है जो आप हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मिलियंस ऑफ टाइम्स आगे यूज़ करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो सैम्पल क्या है, सैम्पल कैसे कलेक्ट किया जाता है, प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, फिर डाटा कलेक्शन कैसे की जाती है, आपके पास एक रॉ डाटा आ गया, आप उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं, फिर अगर आपके पास डाटा आ गया है तो आपने उसको विजुअली कैसे देखते हैं। विजुअली देखने के लिए हमारे पास चैप्टर नंबर 2 आ जाता है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता है। उसमें हम लोग हिस्टोग्राम्स बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स बनाते हैं। फिर हम लोग अगर क्वालिटेटिव डाटा हो, ठीक है, क्वांटिटेटिव डाटा हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए हिस्टोग्राम्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह चेक कर रहे होते हैं कि पॉजिटिव स्क्यूनेस है, नेगेटिव स्क्यूनेस है, सिमेट्री है, कैसा ट्रेंड है हमारे पास। अगर हमारे पास डाटा क्वालिटेटिव हो तो उसमें हम लोग क्या चेक कर रहे होते हैं कि कौन सी वेरिएबल या कौन सा ग्रुप जो है वो ज़्यादा हमारे पास अकर कर रहा है। लाइक पाई चार्ट हम बनाते हैं, ठीक है, पाई चार्ट में जो सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, वो क्या बता रहा होता है कि आपके पास इस क्लास की कंट्रीब्यूशन या इस वेरिएबल के इस ग्रुप की कंट्रीब्यूशन जो है वो आपके पास ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास बार ग्राफ्स होते हैं, मल्टीपल बार ग्राफ्स होते हैं, कंपोनेंट बार चार्ट्स होते हैं। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो डिवाइड हो जाता है कि आपने क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को कैसे देखना है ग्राफ्स की सूरत में, और हमने क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को ग्राफ में देखना है, और क्वालिटेटिव वेरिएबल को हम लोगों ने देखना होता है चार्ट्स की फॉर्म में। जब हम आते हैं, ठीक हो गया, हमने रिप्रेजेंट करना देख लिया, हमने डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ करनी सीख ली। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमारे पास डाटा आ गया है, उस डाटा को हमने समराइज कैसे करना है। उस समराइज में हमने देखा कि हमारे पास अरिथमेटिक मीन होती है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड, हमारे पास क्वार्टाइल्स, डिसाइड्स, परसेंटाइल्स होती हैं। ठीक है, उस पूरे चैप्टर में हमने क्या करना पड़ता है कि हर एक की प्रॉपर्टी क्या है, कौन सी एवरेज जो है वो किस सिचुएशन में बेटर है, एडवांटेजेस और इनके डिसएडवांटेजेस वगैरह। ठीक है, यानी कि जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स में काम कर रहे होते हैं तो सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर देना काम नहीं होता, उसकी थ्योरी पढ़ना जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास 4th चैप्टर में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ठीक है, हमने डाटा को समराइज तो कर लिया, हमें सेंटर भी पता चल गया, लेकिन हमने आगे ये देखना है कि डाटा बिखरा हुआ कितना है, यानी कि उस डाटा में डिस्पर्जन कितना है। तो जितना डिस्पर्जन ज़्यादा होता है उतना ही डाटा में वेरिएशन जो है वो ज़्यादा होती है, यानी कि वैल्यूज़ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ रही होती हैं। डाटा की वैल्यू जितनी आसपास होती हैं उतना ही डाटा जो है वो यानी कि नॉर्मल फॉर्म में होता है, और आपके पास डिस्पर्जन यानी कि वेरिएशन जो है वो कम होती है। अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेंज फाइंड आउट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, फिर इनके कोएफिशिएंट्स होते हैं। तो वो सारा कुछ तो हो गया हमारा। इन 4 चैप्टर्स में क्या हो गया, आपके पास सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की एक डेफिनेशन थी कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करना सीखते हैं, उसको प्रेजेंट करना सीखते हैं यानी कि चैप्टर नंबर 2, उसको समराइज करना सीखते हैं यानी कि चैप्टर नंबर 3 और 4। अब हमारे पास क्या होता है, अब आ गया चैप्टर नंबर 5 जो कि इंडेक्स नंबर, और जब इंडेक्स नंबर को आप क्रॉस करते हैं तो आपको पता है आपके पास प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, और फिर एंडिंग तक आप लोग इसको प्रोबेबिलिटी को ही पढ़ते जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है ना इंडेक्स नंबर्स का, तो ये एक मिड पॉइंट है आपके पास। इसमें बहुत डिफरेंट तरह से आप फार्मूलाज को पढ़ते हैं और डिफरेंट तरह से आप इसमें कैलकुलेशंस करते हैं। अब उसमें क्या अच्छा, और इसकी याद रखिएगा, इसकी कैलकुलेशंस उतनी ज़्यादा टफ नहीं होती जितनी आप प्रोबेबिलिटी को करते हैं या आप 3rd और 4th चैप्टर में पढ़ चुके होते हैं। तो इंडेक्स नंबर क्या है, बेसिकली ये चैप्टर क्या है, इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर डिजाइन टू शो चेंजेस इन अ वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जियोग्राफिकल लोकेशंस और अदर करेक्टरिस्टिक्स। इट मीन्स आपने किसी वेरिएबल में चेंजेस मेजर करनी है। अब वो मेजर्स आपके पास टाइम के साथ भी हो सकती है,
यानी कि आप ये देखें कि 1947 से लेके अब तक जो है वो हमारे यहाँ वीट की प्रोडक्शन यानी कि जो गंदम है उसकी प्रोडक्शन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। आप लोग ये भी देख सकते हैं कि वहाँ 1947 से लेके अब तक जो है वो हमारे यहाँ जो शुगर कैन है उसमें कितना प्राइसेस में चेंज आया है। तो वो क्या होता है कि आप चेंज मेजर कर रहे हैं। वेरिएबल हमारे पास क्या है, वीट या शुगर कैन, उसकी प्राइसेस बेसिकली प्राइस जो है वो वेरिएबल है क्योंकि वो चेंज होती है। तो वो हम टाइम के साथ मेजर करते हैं। जियोग्राफिकल लोकेशन, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जगह के साथ चेंज करती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम टेम्परेचर लगा लें, मरी का टेम्परेचर यानी कि जो रॉकी एरियाज़ है, माउंटेनियस एरियाज़ है, उनका टेम्परेचर और हमारे जो है वो जो वैलीज़ हैं, जो बिल्कुल प्लेन एरियाज़ हैं, उनका टेम्परेचर डेफिनेटली डिफरेंट होता है। हम जहाँ पे गर्मियों में बैठे होते हैं वहाँ लोग जो है वो जर्सियाँ, उसी टाइम पे लोग जर्सियाँ स्वेटर भी पहन के बैठे होते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो जियोग्राफिकल लोकेशन यानी कि जगह के साथ चेंज होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो टाइम के साथ चेंज होती हैं। इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे हम लोग उसको टाइम के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग जितना भी डाटा यूज़ करेंगे उसमें ईयर के साथ चेंजेस जो हैं वो मेजर करेंगे। अब इंडेक्स नंबर की जो एक सिंपल जो उसको कैटेगराइज किया जाता है वो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में किया जाता है और प्राइस इंडेक्स नंबर में किया जाता है। अब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होता है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज यूज्ड टू मेजर चेंजेस इन द वॉल्यूम और क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट आर प्रोड्यूस बनाएगी, कंज्यूम्ड जो खर्च कर लेगी, एंड सोल्ड जो बेचेगी विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। आपने टाइम पीरियड फिक्स कर लेना कि इतने से इतने टाइम पीरियड का आपने कंपैरिजन करना है, ठीक हो गया। इट शोज अ रिलेटिव चेंज अक्रॉस अ पीरियड ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटीज ऑफ गुड्स। अब ये क्या क्वांटिटी का क्या मतलब है, लेट्स सपोज आपकी बुक्स का ही देखना है कि हर साल जो है वो फर्स्ट ईयर की या सेकेंड ईयर की या थर्ड ईयर की कितनी बुक्स जो है वो मार्केट में आ रही हैं, कितनी उसकी सेल हो रही है। तो अब जो वो कितनी, हाउ मच, जब भी हाउ मच की बात आती है ना तो हम हमेशा क्वांटिटी की तरफ देख रहे होते हैं, ठीक है। हाउ मैनी की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम आते हैं क्वांटिटी की तरफ कि कितनी क्वांटिटी जो है वो आपने कंज्यूम कर दी या बना दी या बेच दी, सोल्ड कर दी। तो ये होते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। दोबारा रिपीट करिए, जब आप किसी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में देख रहे होते हैं कि कितना आपने चीज़ बनाई, कितनी खर्च कर ली, तो वो होती है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, रिलेटिव मेजर चेंजेस को मेजर करते हैं लेकिन कोई स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आगे इसकी दूसरी जो है वो है प्राइस इंडेक्स नंबर्स। अच्छा, हम प्राइस इंडेक्स नंबर ज़्यादा पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब प्राइस इंडेक्स नंबर इज यूज्ड टू मेजर हाउ प्राइस ऑल्टर्स अक्रॉस अ पीरियड, कि किसी चीज़ की प्राइस वक्त के साथ साथ कैसे चेंज हुई है। इट विल इंडिकेट द रिलेटिव वैल्यू एंड नॉट द एब्सोल्यूट वैल्यू। ये एब्सोल्यूट यानी कि एक फिक्स वैल्यू, रिलेटिव का मतलब होता है रिलेट करना, यानी कि एक चीज़ का दूसरे के साथ लिंक बताना। लाइक फर्ज करने के मैं कहूँ कि अब से 5 साल पहले तो ये हालात नहीं थे, तो मैंने फिक्स कर लिया, अपने आप को रिलेट कर लिया 5 साल के साथ। मैं ये भी कह सकती हूँ कि अब से 10 साल पहले तो ये नहीं था, तो मैंने इट मीन्स अपने आप को 10 साल के साथ रिलेट कर लिया। मैं ये भी कह सकती हूँ पिछले साल तो ऐसा नहीं था, तो अब मैंने क्या कर लिया, अपने आप को रिलेट कर लिया पिछले साल के साथ, प्रीवियस ईयर के साथ। तो रिलेटिव हम लोग करते हैं, देखिए हम ये नहीं करते कि इस साल ये हो रहा है फिर हम कहेंगे अगले साल ये हो रहा है। भी हमने उसी एक साल के बारे में नहीं बात करनी होती, हमने प्रीवियस ईयर्स के साथ रिलेशन बनाना होता है कि आपकी प्राइसेस में, आपकी क्वांटिटीज़ में क्या चेंज आ रहा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। जैसे हम यही बात करते हैं कि ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा, पेट्रोल पे तो रोज़ बात हो रही होती है कि पेट्रोल की प्राइसेस ये होगी, पेट्रोल की प्राइसेस ये हो गई। तो हम लोग ये कहेंगे पहले तो पेट्रोल की प्राइसेस इतनी नहीं थी, लेकिन कितनी पहले, पिछले साल ऐसी थी, उससे पिछले साल ऐसी थी। अब लाइक मैं कहती हूँ कि मैंने जब जो है जॉब स्टार्ट की थी तब तो 80 रुपीज़ पे था पेट्रोल पर लीटर, तो अब जो है वो 160 तक पहुँच गया। तो इट मीन्स वो 80 ईयर्स, मैंने 80 रुपीज़ की जो बात की ना वो तकरीबन 4 साल पहले की बात थी। तो इस तरह से हम लोग रिलेटिव चेंजेस जो हैं वो मेजर करती है। अच्छा, इसमें एक और वर्ड आप इंडेक्स नंबर्स में पढ़ेंगे, बास्केट ऑफ गुड्स। मैं इसको एज अ डेफिनेशन नहीं कर रही क्योंकि मैं आपको पता है कि मेरे पास इस वक्त बुक नहीं है, तो मैं आपको जस्ट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर करवाने की कोशिश कर रही हूँ
कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप बुक ओपन करें तो आपको फ़ौरन से पता चल जाए कि मैम ने क्या बोला था। तो बास्केट ऑफ गुड्स का वर्ड इसमें ज़रूर आएगा इंडेक्स नंबर्स में। होता क्या है कि हम जितने भी कोई चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं या जो भी हम लोग अपने बजट में देखें ना कि हम लोग किस किस चीज़ पे खर्च कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास बहुत कुछ होता है। हमारे पास मनी है, लेकिन उस मनी को कहाँ कहाँ लगाना है। आपके पास खाने में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, सिर्फ हम खाने पीने पे नहीं लगाते, हम अपने हाउस रेंट पे, यानी कि लेट्स सपोज हमने रेंट पे घर लिया हुआ है तो हम उसके भी पे कर रहे होते हैं। हम लोग वैसे प्रॉपर्टी अपनी है, अपना ही घर है, तो भी हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह दे रहे होते हैं। तो हमारी जो इनकम है वो डिफरेंट चीज़ों में डिवाइड होती है कि आपने इसको कहाँ कहाँ खर्च करना है। हम खाने पीने पे भी खर्च करेंगे, हम अपनी एजुकेशन पे भी खर्च करेंगे, हम अपने हाउस पे भी खर्च करेंगे, हम अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी देंगे, हम अपने वाटर बिल्स भी देंगे। हम उसी पैसे में से अपने जो है वो बाकी जितने भी खर्चे, मतलब कि किसी की शादी आ गई, कुछ हो गया, कि वो हेल्थ पे भी लगाएंगे, ठीक है। तो अपनी मनी को जो है वो हम डिफरेंट तरह से डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। उस पूरी चीज़ों को आप कंबाइन कर लें कि आपके पास एक बास्केट है। आप समझे कि आपके पास एक बास्केट है, आपके एक हाथ में पैसे, आपने ये समझना है कि आपने वो पेमेंट जो है वो किस किस जगह पे खर्च करनी है। अपने माइंड में एजुकेशन पे खर्चे लेके आए, फीसें जो देते हैं उसको बास्केट में डाल दें। आपने हेल्थ पे, डॉक्टर्स वगैरह के पास जाने पे, मेडिसिन पे जितने पैसे लगाने हैं उसको बास्केट में डाल दें। सारी चीज़ों को जो जो आपके जहन में आ रहा है, जो जो आप चीज़ें जिस पे मतलब कंज्यूम कर रहे हैं, वो आप बास्केट में अपने माइंड में डालते जाएं। डाल दिया तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स बास्केट ऑफ गुड्स। गुड्स कहते हैं चीज़ों को, ठीक है, आइटम्स को। तो ये बेसिकली एक बास्केट ऑफ गुड्स की मुझे पिक्चर अच्छी मिली थी। तो ये उन्होंने बताया कि सेंटर में देखें ये बास्केट है, तो कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज जो वर्ड्स यूज़ होते हैं टेक्निकली, तो उसमें ये बताया हुआ है कि हम एक अपनी चीज़ें डिफरेंट तरह की कामों पे खर्च कर रहे होते हैं। हम लोगों ने कपड़ों पे लगाना है, हम लोगों ने जूतों पे लगाना है, हम लोगों ने इंटरनेट पे लगाना है, एजुकेशन पे लगाना है, इंश्योरेंस पे लगाना है, ट्रांसपोर्ट पे लगाना है, आना जाना कैसे भी, फिर हमने बाहर घूमने फिरने में भी तो आना है, तो रिक्रिएशन, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी मिलके बास्केट ऑफ गुड्स बनाती हैं। आप थ्योरी पढ़िएगा इंडेक्स नंबर को, डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगी। मैं फिर वही बता रही हूँ कि मैं बहुत ऊपर ऊपर से स्टूडेंट्स आपको बताना चाह रही हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाह रही हूँ। आगे से आप पढ़ना जो है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे आ जाए, डायरेक्ट मैं अब कैलकुलेशन पे आ रही हूँ। सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है? अच्छा, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर जो है ना वो बेसिकली कहते किसको है, आपके सामने ही फॉर्मूला लिखूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये एक फॉर्मूला है, आई एन इज इक्वल्स टू पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया। अब ये है सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या बताता है? ये बताता है कि अगर आप पी एन जहाँ पे भी हम लोग यूज़ करेंगे ना वो होगा करंट ईयर की प्राइस, और पी फॉर प्राइस। अगर क्यू कहीं पे नज़र आएगा तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए ये क्यू फॉर क्वांटिटी है। अगर आप इंडेक्स नंबर क्वांटिटी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है क्यू एन ओवर क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन इस चैप्टर में हम मोस्टली जो पढ़ेंगे वो प्राइसेस पे पढ़ेंगे, तो इसका फॉर्मूला होगा पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। अब सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है? अगर आप एक सिंगल कमोडिटी को या सिंगल आइटम को स्टडी करें, आप ये देख रहे हैं कि आज जो है वो वीट की प्राइस जो है वो 1990 में इतनी थी, फिर वो 1991 में इतनी होगी, 92 में इतनी होगी। इस तरह आप जो है वो हर साल के हिसाब से या तीन साल के हिसाब से या जैसे भी, लेकिन टाइम के साथ आप प्राइसेस रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, ठीक है। उस वक्त आप जो इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे तो वो होंगे सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर्स। ठीक हो गया। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप सिंगल प्रोडक्ट को लेके डील कर रहे हैं ना, सिंगल प्रोडक्ट को, तो वो होंगे सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर। डायरेक्ट में एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक कोट कर दिया है, एग्जांपल खुद से बनाई है, और ये बिल्कुल मेरी तरफ से फेक डाटा है, मैंने किसी बुक से कहीं से नहीं लिया हुआ, खुद से बनाया है। तो खुद से ये एग्जांपल जनरेट करके आपको बता रही हूँ। द फॉलोइंग डाटा फॉर द ईयर 1990 to 2000 इज टेकन फॉर द प्राइस ऑफ
वीट, तो प्राइसेस है तो प्राइस इंडेक्स नंबर हम करेंगे वीट इन बिलियंस। कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स नंबर टेकिंग। अब मैंने क्या किया है, मैंने एक ही क्वेश्चन को ना आपको डिफरेंट तरीक़ों से बताना है कि आपने उसको सॉल्व कैसे करना है, ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल एक है लेकिन उसमें मैंने उसको 4 तरह से सॉल्व करना बताना है, और इसमें एक क्वेश्चन दे के आपसे 2-3 पार्ट पूछे जा सकते हैं। तो पहला ही मैंने पार्ट जो है वो बना दिया है। आपने कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहली बात तो ये देखें कि आपने कैलकुलेट क्या करना है। आपने कैलकुलेट करना है प्राइस इंडेक्स नंबर्स टेकिंग, पहला पार्ट आपका 1990 एज बेस ईयर। तो 1990 को हमने बेस ईयर बनाना है। अब ये फॉर्मूला जरा गौर से देखें, पी एन क्या रिप्रेजेंट करता है, करंट ईयर की प्राइस। अगर मैं 1990 में खड़ी हूँ तो 1990 की प्राइस जो है वो मेरी पी एन होगी। अगर मैं 1991 में हूँ तो जो 1991 की प्राइस होगी वो मेरी पी एन होगी। 92 में खड़ी हूँ तो पी एन जो है वो 92 की प्राइस होगी। पी नोट क्या है, पी नोट कहते हैं बेस ईयर की प्राइस को। पी नोट हमारे पास क्या है, बेस ईयर की प्राइस। अब बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर होता है जब आप किसी भी चीज़ को किसी एक ईयर को या कुछ ईयर्स की वैल्यू को फिक्स कर लेते हैं तो वो आपके पास पी नोट बन जाती है। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि आपने कैलकुलेट करना है इंडेक्स नंबर टेकिंग 1990 एज बेस ईयर। अब डाटा देखें, आप अपना डाटा है आपका, ये देखें प्राइसेस आपको एक कॉलम दिया गया है, एक आपको ईयर्स वाला कॉलम दिया गया है। पहला क्या है, ईयर 1990, और पहला पार्ट भी आपका क्या है, 1990 की प्राइस को आपने एज बेस ईयर जो है वो ले लेना है। अब करना क्या है, डाटा, अच्छा बाकी मैं पार्ट्स की तरफ बाद में आती हूँ। ये डाटा जो था ओरिजिनल मेरा, मैंने दोबारा वही लिख लिया है। सबसे पहले आपको पता है मैं जब भी सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ, और ये मेरा एक रूल है किसी भी क्वेश्चन को करने का या सिखाने का, मैं कहती होती हूँ कि सबसे पहले आपने उसमें जो फॉर्मूला यूज़ होना है ना, सबसे पहले उस फॉर्मूला को अपने सामने लिख लें। जब आप अपने सामने फॉर्मूला को लिख लेते हैं ना तो आपको ये पता चल जाता है कि आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब आपने क्या करना है, पहले पार्ट के लिए मैं यहाँ पे ओरिजिनल डाटा आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने एक कॉलम एक कॉलम ड्रॉ करना है। कॉलम ड्रॉ करने में आपने क्या देखा, पी एन ओवर पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100। जब आपने 1990 की वैल्यू को फिक्स कर लेना है, 1990 की वैल्यू को आपने कर लिया फिक्स, वो अब हमारी होगी बेस ईयर की वैल्यू। लेकिन याद रखिएगा कि आपने बेसिकली 5.3 को फिक्स करना है, ना कि 1990 को। अब ये ना बेवकूफ़ी कीजिएगा कि 1990 जो है वो हर चीज़ को लेना है, वो तो सिर्फ ईयर है, उसके हिसाब से तो हमने करना है चेंज। हमारा असल कॉलम जो है वो सिर्फ ये है, प्राइस वाला। तो आपने पहला पार्ट जो है वो पहला पार्ट के इंडेक्स नंबर आपने करना है सोल्व। तो ये मेरा पहला पार्ट है, उसकी मैं नंबर 1 दे दिया। पहला पार्ट कैसे सोल्व करेंगे, पी एन ओवर पी नोट। पहले सेल के लिए आपके पास पी एन भी 5.3 है, और उसको डिवाइड करना है बेस ईयर की वैल्यू, वो भी 5.3 है। क्लियर हो गया। जब आपने इसको कर लिया तो इसको हमने आंसर को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। हमें हर मरतबा स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100 वाला काम तो नहीं कर सकती, मतलब यहाँ सिर्फ आपको बता दूँ, एक मरतबा बताने लगी हूँ कि मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो आपके पास इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो ये तो 5.3 से कट गया तो डायरेक्ट 100 आ गया। 91 के लिए क्या करेंगे, आपके लिए अब करंट ईयर आपका हो गया 91, तो पी एन हमारे पास होगी 5.9। अब आपने क्या करना है, 5.9 को डिवाइड करना है, बेस ईयर की क्या प्राइस है 5.3, क्योंकि वो तो फिक्स होगी, और आपने मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा आपने उसको लिख देना है। इसके लिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, 92 के लिए आपने कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, 6.4, उसकी करंट वैल्यू क्या है, पी एन क्या है 6.4, डिवाइड किस पे करना है, बेस ईयर पे। बेस ईयर क्या है 5.3, मल्टीप्लाई बाय 100 जब करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। जो भी कैलकुलेशन स्टूडेंट्स होती जाएंगी वो सारी की सारी आपने यहाँ पर लिखते जाना है, और ये बेबीज़ की तरह जो है वो मिनट में चूजे नहीं बन जाना आप लोगों ने कि ये सारा कुछ लिखने लग जाना है।
5.3 डिवाइडेड बाई, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सोल्व करके आंसर ही लिखना है। क्या करना है, इस पूरे कॉलम में 5.3 फिक्स कर लेना है। पूरे कॉलम की हर वैल्यू को 5.3 पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। सेम लास्ट वैल्यू लिख रही हूँ, ठीक है। मैंने आंसर्स इनके निकाले हुए हैं, मैं आंसर्स भी आपको हैंडआउट्स में प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको मैच करना है कि आपके आंसर्स मेरे आंसर्स के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। सारा कुछ आपने ऐसे करना है। और बाकी जो है हर वैल्यू को क्या करना है, पी नोट पे, पी नोट हमारी बेस ईयर की प्राइस है। बेस ईयर कौन सा होता है, जिसको क्वेश्चन में कहा जाता है कि इसको बेस ईयर लेना है। इसी तरह ये हमारा हो गया फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट हमारा पार्ट हो गया, ठीक है, हो गया। अब हमारा होगा नेक्स्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या है, अब हमने क्या करना है, टेकिंग द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ईयर्स एज बेस। तो हम लोगों ने फर्स्ट 4 ईयर्स की एवरेज निकालनी है और उसको लेना है एज बेस ईयर। अब एवरेज कैसे निकालेंगे सेकंड पार्ट के लिए, सबसे पहले तो आप निकाल लें कि एवरेज कैसे निकालेंगे। अब आधे लोगों को तो यही नहीं पता होना, क्योंकि मैम ने तो सिखाया ही नहीं होना जी मैंने। अच्छा जी, एवरेज क्या लेंगे, फर्स्ट 4 ईयर्स की प्राइसेस क्या है, 5.3, 5.9, 6.4 और 4 ईयर निकाला है ना उन्होंने, ठीक है ठीक है। फर्स्ट 4 ईयर्स की, तो फर्स्ट 4 ईयर कितने, 1, 2, 3 और 4, ये 4 वैल्यूज़ आपने 4 वैल्यूज़ लेनी है। और आपको पता है 4 वैल्यूज़ हैं तो 4 पे ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 5.3 प्लस 5.9 प्लस 6.4 प्लस 7.1 डिवाइडेड बाय 4, इसकी जो भी एवरेज आएगी वो आपने बेस ईयर के तौर पर ले लेनी है। आई थिंक सो, शायद मैंने कैलकुलेट भी की हो। 6.175 ये हमारी आ गई फिक्स वैल्यू। अब ये जो 6.175 आ रहा है ना स्टूडेंट्स, इसको हमने फिक्स कर लेना है और इसको हम लोगों ने क्या करना है, इसको बेस ईयर बनाना है। नेक्स्ट हमारा इंडेक्स नंबर, मैं इसको इंडेक्स नंबर और मैं साथ में 2 यानी कि पार्ट 2 के तौर पे लिख रही हूँ। अब लिखना कैसे है, वही तरीका, 5.3 यानी कि फर्स्ट वैल्यू पी एन हमारे पास क्या होगी 5.3 डिवाइडेड बाय, अब इसकी क्या है, जो हमारी बेस की किसने बननी थी, फर्स्ट 4 ईयर्स की एवरेज, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 आपने ज़रूर करना है। और दूसरी बात ये स्टूडेंट्स, आपने पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लेने हैं, ठीक है। 100 से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फाइनल आंसर आपने पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक लिखने हैं राउंड करके, उससे एक्यूरेसी आती है, ठीक है। बहुत लंबे लंबे आंसर ना लिखने बैठ जाइएगा, वरना आपके आधे एग्जाम तो इसमें रह जाता है जी कि क्वेश्चन लेंथी बहुत, हालांकि क्वेश्चन कभी भी लेंथी नहीं होता। इसी तरह नेक्स्ट आपने मतलब कैलकुलेट कैसे करनी है, 5.9 डिवाइडेड बाय हमारी क्या वैल्यू है 6.175 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा। इसी तरह सारी की सारी वैल्यूज़ आपने ऐसे ही कैलकुलेट करनी है। लाइक लास्ट वैल्यू हमारी क्या बनेगी 13.8 डिवाइडेड बाय फर्स्ट 4 ईयर की जो एवरेज है वो है 6.175 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू समथिंग। बार बार कह रही हूँ, ये सारा कुछ लिखने नहीं बैठना, आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से सोल्व करना है और इसका आंसर जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और मैं एक ही क्वेश्चन कर रही हूँ, ये ना समझिएगा फॉर गॉड से स्टूडेंट्स, ये ना समझिएगा कि हर एक में करना ही ऐसे है, हर एक में नए नए कॉलम बनाते जाना, ऐसा नहीं है। जितने पार्ट्स कहा जाए, लेट्स सपोज कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, सिर्फ यही पूछा जाएगा कि आप टेक दिस ईयर एज बेस ईयर, ठीक है। तो उसी को जो है वो आपने बेस लेना है, क्वेश्चन सोल्व कर देना है, डेट्स ऑल, ये आपका फाइनल है। ये तो मैं एक ही क्वेश्चन में लेके सारा कुछ सोल्व कर क्या बता रही हूँ कि किस तरह से किस तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेकिंग द एवरेज ऑफ ऑल ईयर्स एज, चलो मैंने ये क्या किया, टेकिंग द एवरेज ऑफ ऑल ईयर्स एज बेस। थर्ड आपका जो है वो टेकिंग द एवरेज ऑफ ऑल ईयर्स। अब ऑल ईयर्स का मतलब है कि जितना हमारे पास ओरिजिनल डाटा है ना, ये सारा का सारा 1990 से लेके 2000 तक, इसकी सारी की सारी प्राइसेस की हमने ले लेनी है एवरेज। अब यहाँ पे लिख दें, बल्कि ये जो पहला था ना, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ईयर, ताकि देखने वाले को पता चल जाए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। इसी तरह जब अगला करना है तो उसके लिए मैं लिख लूँ
उसके लिए मैं क्या लिख रही हूँ, एवरेज ऑफ ऑल ईयर्स। ऑल का है ना क्वेश्चन में, तो ऑल ईयर्स एज बेस लेना ही है, तो हमने ऑल ईयर्स की क्या सबसे पहले निकाली 5.3 प्लस 5.9, सारी वैल्यू स्टूडेंट्स आपने ले लेनी है। मैं सारी नहीं लिखने लगी, मैं लास्ट वैल्यू डायरेक्ट लिखने लगी हूँ 13.8। आपने सारी की सारी यहाँ पे लिखनी भी है और डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 है, तो 11 पे सारी वैल्यूज़ को प्लस करना है और 11 का थी ये, तो 11 पे आप लोगों ने डिवाइड कर देना है। मैंने यहाँ डिवाइड किया होगा 8.718। इसका जितना भी आंसर आए तो 3 डिजिट्स तक या 2 डिजिट्स तक जो है वो आंसर ले लें, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही कभी लिखते हैं। तो 8.718 ले लें या 2 डिजिट्स तक इसके आंसर को ले लें एवरेज के। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट के लिए था, तो थर्ड पार्ट के लिए मैं एक और नया कॉलम बना दूंगी। फिर वही बात, जितने पार्ट्स आई हैं उतने ही कॉलम बनेंगे, इंडेक्स नंबर, और मैं इसके नीचे लगा रही हूँ थर्ड पार्ट। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू है हमारी 5.3 प्राइस, ठीक है, डिवाइड करेंगे एवरेज। अब हमारी क्या आ गई है 8.718, ठीक है। अब ये हो गया 8.718 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू समथिंग। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह हर वैल्यू को, जैसे 5.9 डिवाइडेड बाय 8.718 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू समथिंग, जो भी आंसर आएगा। फिर वही बता रही हूँ कि रिपीट करना है तो आपने पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लेने। इसी तरह लास्ट वैल्यू आपकी आएगी 13.8 डिवाइडेड बाय एवरेज है जो ऑल ईयर्स की, मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू, जो भी आंसर आएगा उसका डायरेक्ट आंसर आपने यहाँ पर लिखना है। फोर्थ मेरा क्या है, टेकिंग 1993 एज बेस। अब मैंने इसको क्यों इंक्लूड किया, सिर्फ बताने के लिए स्टूडेंट्स ये कि ज़रूरी नहीं है आपको पहला ईयर ही, जैसे पहले पार्ट में मैंने पहला ही ईयर जो है वो एज बेस ईयर कहा था, अमूमन होता ही है 95% आपको कहा जाता है कि आपने सबसे पहला जो आपका ईयर है ना उसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है। लेकिन आप इसे प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ कि ऐसा भी कह सकते हैं कि बीच में से पूरे डाटा में से ना कोई भी एक ईयर को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि उसको एज अ बेस ईयर लेना है। तो 1993 को उन्होंने कहा है कि आपने एज बेस ईयर लेना है। तो 1993 की वैल्यू क्या है, प्राइस क्या है 7.1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो जो हमारा नेक्स्ट कॉलम होगा ना, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, लोग कहता है जी जगह नहीं बची, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ ताकि मेरे पास जगह बन जाए। बाकी आप रिपीट करके देख लीजिएगा तो आपको समझ लग जाएगी मैंने पहले क्या किया हुआ, अगर किसी को ना समझ लगे। अच्छा जी, 7.1 है जो मेरी अब की, इसको कोई और कलर देते हैं, आपको पता है मुझे कलर्स बहुत पसंद है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, पहली वैल्यू PN हमारे पास, यानी करंट ईयर की प्राइस है हमारे पास 5.3, सॉरी यहाँ पे लिखना है 5.3 डिवाइड किस पे करना है, अब हमारी 7.1 जो है वो बेस ईयर बन गई, तो ये हमारी आंसर आ जाएगा। हर वैल्यू को 7.1 पे अब आपने डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो आपके पास ये वाला इंडेक्स नंबर का कॉलम निकलता जाएगा। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन मैंने फाइनल यहाँ पर जो है वो करके रखी हुई थी कि आपके सामने मैं बता दूँ कि इनके आंसर्स देखें, मैंने सबको ये देखें, इनके जो आंसर्स हैं फाइनल, मैंने सबको पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक राउंड किया हुआ है। तो आपने उसी तरह से इसको राउंड कर लेना है पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक, तो बड़ा एक्यूरेट सा आपका एक आंसर दिखता भी है टेबल, और बहुत ज़्यादा आपकी जगह जो है स्पेस भी नहीं लेता। तो ये तो हमारा फर्स्ट सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर हो गया। रिपीट कर रही हूँ, आपको जिस भी ईयर को, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है IN इज इक्वल्स टू I फॉर इंडेक्स, ठीक है, I फॉर इंडेक्स, N लगाया जाता है कि देखिए अगर हम लोग 1991 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हमारा करंट ईयर के लिए इंडेक्स नंबर की वैल्यू होगी। जैसे ये वाला जब हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं तो वो उस ईयर की अगले की हमारे पास इंडेक्स नंबर की वैल्यू आती जाती है। तो जिस भी सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर में किसी ना किसी चीज़ को बेस बनाना ही होता है, क्योंकि उसके डिवाइज़र में हमारे पास P0 होता है।
तो पी नोट बनाने के लिए पी नोट इज़ फॉर बेस प्राइस, बेस ईयर प्राइस, पी एन फॉर करंट ईयर प्राइस। अब बेस ईयर प्राइस आप वो क्वेश्चन बनाने वाले पे है वो क्या आपको कहता है, तो आपको डिफरेंट तरह के पार्ट्स दिए जा सकते हैं, एक पार्ट भी दिया जा सकता है, दो भी दिए जा सकते हैं, तीन भी दिए जा सकते हैं, डिपेंड अपॉन द नंबर मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। तो आपको इस तरह से ये वाला क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है, इसके अलावा ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो मैंने आपको बता दी, फर्स्ट ईयर को सबसे ज़्यादा बार कहा जाता है कि फर्स्ट ईयर जो भी होता है उसको बेस बनाएं। अच्छा, ये भी एक लिख दूँ, टेक फर्स्ट ईयर एज बेस ईयर। तो उसमें बताने की ज़रूरत नहीं होगी स्टूडेंट्स के फर्स्ट ईयर 1990 लेना है। हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट हमारा डाटा स्टार्ट हो रहा है 1990 से, तो उसकी जो प्राइस है 5.3 बेसिकली हमारे पास जो आई है, हमने उसी को क्या लेना है, उसको बेस ईयर ले लेना है, उस बेस ईयर प्राइस ले लेनी है, पी नोट ले लेनी है। तो हर वैल्यू को 5.3 पे डिवाइड करते जाएंगे, तो ऐसे होता है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेक फिफ्थ ईयर एज बेस पीरियड या बेस ईयर। तो आपने काउंट करना है 1 2 3 4 5। तो 1994 वाला जो आपके पास आ रही है ना सेल, उसकी प्राइस क्या है 8.2। तो 8.2 जो है वो आपने एज अ बेस ईयर प्राइस ले लेनी है। इस तरह से आपके पास डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेथड वही होता है, जो बेस ईयर होगा उसके ऊपर हर वैल्यू को उसी के ऊपर डिवाइड करते जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करते जाएंगे, और आंसर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक राउंड करते जाएंगे, और इस तरह से पेस्ट करते जाएंगे। देखिए, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका टेबल नज़र आना चाहिए वो इस तरह से नज़र आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ऊपर फॉर्मूला लिखा होगा, जैसे मैंने इस तरह लिखे हुए हैं, ये वाले सोल्यूशन लिखे, आपने फॉर्मूला जो जो रिक्वायर्ड होंगे वो लिखेंगे, और फिर जो है वो हम लोग इसका सोल्यूशन करते जाएंगे। डेट्स ऑल। अब आ जाए कंपाउंड इंडेक्स नंबर्स पे। कंपाउंड इंडेक्स नंबर्स फ्रेंड्स, या इसको कॉम्पोजिट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कॉम्पोजिट इंडेक्स नंबर्स भी आई थिंक सो कहते हैं, कंपाउंड भी कहते हैं। तो इसमें ये होता है, कंपाउंड हो जाए या कॉम्पोजिट, मीनिंग तो सेम है। तो उसमें क्या होता है, जैसे मुदाखलत और साजिश। तो कंपाउंड और कंपोजिट हमारे पास क्या होता है, अगर आपके पास मोर देन वन कमोडिटीज़ आ जाए, मोर देन 2 आइटम्स आ जाए, लाइक आप वीट यानी कि गंदम, शुगर कैन यानी कि गन्ना, टोबैको यानी कि तंबाकू, आपके पास और बहुत सारी होती हैं, आपके पास ऑरेंज की प्रोडक्शन भी, क्रॉप भी होती है, आपके पास सीरियल्स बहुत सारे होते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक से ज़्यादा चीज़ों की प्राइस के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, ऊपर हमारे पास कैसा डाटा था, हमारे पास एक ही ईयर वाला कॉलम तो डेफिनेटली एक ही होगा, लेकिन प्राइस भी एक ही चीज़ के बारे में पूछी जा रही थी, तो एक कॉलम था, तो वो सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर से। कंपाउंड इंडेक्स नंबर्स में क्या होता है, आपके पास ईयर वाला कॉलम तो डेफिनेटली एक ही होना है, लेकिन आगे आप काफ़ी चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं, एक से ज़्यादा को। यहाँ मैंने 3 कॉलम लिए थे ताकि कैलकुलेशन ज़रा इजीली मैं आपको दिखा सकूँ। आपके पास 4 कॉलम्स भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, बल्कि प्रैक्टिकल में तो 6 कॉलम्स आपके पास दिए होते हैं, 6 चीज़ें आपको दी होती हैं। तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन ये, द फॉलोइंग डेटा हैज़ बीन गिवन ऑन द प्राइसेस ऑफ वीट, शुगर कैन एंड टोबैको फॉर द ईयर 2001 to 2009। टेक 2001 एज बेस ईयर। अब मैंने खुद से देखें कह दिया कि 2001 ईयर जो है ना, इसको आपने लेना है बेस ईयर। इसमें मैं ये भी कह सकती थी क्वेश्चन में, टेक 2006 एज बेस ईयर, मैं ये भी कह सकती थी टेक 2008 एज बेस ईयर, लेकिन मेरी मर्जी, मैं ये भी कह सकती थी टेक द फर्स्ट 3 years एज एवरेज। तो उसमें फिर हम लोगों को वही तरीका लेना पड़ता था, लेकिन स्टूडेंट्स रिमेंबर, हर कॉलम के लिए अलग अलग एवरेज बनेगी। जैसे वीट के लिए अगर हमने 2001 को बेस ईयर लिया है ना, तो वीट के कॉलम के लिए 53 बेस बनेगी, शुगर केन के लिए 59 बनेगी, टोबैको के लिए आपके पास क्या बनेगी, 23 बनेगी बेस। हर कॉलम की अपनी बेस होगी, मेथड सेम होगा लेकिन अपनी बेस होगी। अगर आपसे कहा जाए टेक 3 years एज फर्स्ट 3 years एज बेस ईयर, तो 53, 67 और 78 की आप एवरेज लेंगे, यानी कि इन तीनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 3 को, तो वो वीट वाले के लिए यूज़ होगी।
अगर हम लोग 59, 52 और 63 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, तो वो जो एवरेज होगी वो शुगर केन के लिए होगी। सिमिलरली 23 + 32 + 39 को जब हम लोग लेंगे तो वो जो एवरेज होगी वो टोबैको के लिए ही यूज़ होगी जस्ट। अच्छा जी, क्वेश्चन पे आ जाए। इसमें भी मैंने वही काम किया कि एक ही निशाने में सबको उड़ा दो। किया मैंने क्या है, मैंने कहा है कि जी कमर सीधी कर लें और जो है वो हाथों की भी प्रैक्टिस कर लें। टेक 2001 एज बेस ईयर एंड कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग मीन एज एवरेज पहला पार्ट, मीडियन एज एवरेज सेकंड पार्ट, ज्योमेट्रिक मीन एज एवरेज थर्ड पार्ट। ये 3 एवरेज हैं जो आपके पास इस चैप्टर में पूछी जाएंगी। इसके अलावा हार्मोनिक मीन नहीं पूछा जाएगा, क्वार्टाइल्स नहीं पूछे जाएंगे, परसेंटाइल्स नहीं पूछे जाएंगे। ये 3 एवरेजेस आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए कि हम इंडेक्स नंबर में इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तरीका वही है जो हमने थर्ड चैप्टर में सीख लिया, ठीक है। फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला, लेकिन कैसे करना है वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। अब जी फर्स्ट पार्ट है मीन एज एवरेज। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो इंडेक्स नंबर होता है ना वो हमारे पास आंसर वाला जो कॉलम होता है वो एक ही होता है। जैसे ये वाला पहले पार्ट के लिए था, एक कॉलम आ गया, क्योंकि चलो ये तो सिंपल थे तो आंसर तो यही था ना। तो कंपाउंड जो होगा ना उसमें भी देखिए टेबल ये है, वीट, शुगर केन, टोबैको, 3 चीज़ें हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ एक आंसर वाला एक कॉलम नया बनेगा। और वो कैसे बनेगा उसके लिए पहले क्या करना है हमें। अच्छा जी, मैंने ये टेबल बना लिया लेकिन जगह खाली छोड़ दी है क्योंकि मैं अब आपके सामने बनाऊंगी। 2001 सारी मुझे ना ये डाटा भी आपके सामने लेके आना पड़ेगा ताकि आपको समझ लग जाए कि हम कर क्या रहे हैं। ये डाटा है ओरिजिनल, मैं इसको बाकियों को तो चलो रिमूव कर रही हूँ अगर टाइम पे हो जाए तो। बाकियों का कलर रिमूव कर रही हूँ। जिसको जो मेरा क्वेश्चन है 2001 की प्राइसेस को एज बेस ईयर लेना है वो आपके सामने है। वीट के लिए करना है तो क्या करना है, वीट की पहली प्राइस क्या है, करंट ईयर प्राइस क्या है 53 और उसकी बेस ईयर प्राइस भी क्या है 53, तो डिवाइडेड बाय 100। फिर वही बात, सिर्फ आंसर लिखना है आपने। कैलकुलेटर पे जो आंसर आएगा वो लिखना है, इस तरह बार बार बच्चों की तरह नहीं लिखना। अगला क्या होगा 67 डिवाइडेड बाय बेस ईयर, फिर हमारा फिक्स ही है वही 53 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। आंसर फिर वही जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देना है। सेम स्टूडेंट्स ऐसे ही बाकियों के लिए करना है। हर वैल्यू को आपने 53 पे डिवाइड करते जाना है और मल्टीप्लाई बाय करते जाना है 100 के साथ, तो आपका ये वाला कॉलम डन। नेक्स्ट हमारे पास शुगर केन के लिए, तो अब आपने ये वाला कॉलम पकड़ लेना है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दूँ क्योंकि मुझे कलर्स बहुत पसंद है। फजूल नहीं, ये सही है, ठीक है। तो इसकी जो भी वैल्यूज़ आएंगी ना इस वाले की, वो सारी की सारी आपके पास क्या होंगी, इसके लिए होंगी। इसका कलर चेंज कर रही हूँ, इसको कुछ और करते हैं, ये फजूल से कलर। अच्छा जी, इसमें क्या होगा 59 डिवाइडेड बाय, क्योंकि करंट पहली वैल्यू के लिए जो बेस ईयर होता है ना उसके लिए करंट प्राइस भी वही होती है, उसके लिए बेस प्राइस भी वही होती है। लेकिन जब नेक्स्ट हम लोग चले जाएंगे 52 के लिए करेंगे तो उसकी मतलब क्या हो जाएगी, उसकी बेस ईयर प्राइस तो 59 है क्योंकि 59 को फिक्स कर लिया, मल्टीप्लाई बाय, तो हर कॉलम इसमें क्या होगा, हर वैल्यू को आपने क्या करना है 59 पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो ये आपका पूरा का पूरा ऐसे ही कॉलम जो है वो बनता जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टोबैको के लिए ऐसे करना है, सेम वही काम। इसमें करंट ईयर प्राइस 23, बेस ईयर प्राइस 23 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर क्या करना है 32 डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 100। सेम इसी तरह पे 39 डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर्स आपने लिखते जाने लिखते जाने लिखते जाने, आपका यहाँ पे काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इसको। तो ये आपका इस तरह से होता जाएगा, ठीक हो गया। हर देखें, हर ईयर की अगर आप गौर से देखें तो हर ईयर की अपनी एक फ़िक्स प्राइस होती है, बेस ईयर फिक्स कर लेनी है उसको, चाहे आप टिक मार्क कर लें छोटा सा पेंसिल के साथ, आके आपको आगे जाके भूले ना कि आपने करना क्या, आपने इस तरह से निकालते जाना है, ठीक है।
ये निकलता जाएगा, मैंने निकाला हुआ होगा डेफिनेटली, हाँ। तो ये मैंने निकाले हुए हैं। अभी बाकी इनको ना देखें, इस पे आंखें रख लेना, आंखों के आगे हाथ रख ले। ये वाले जो है ये मेरा निकला है सबका, मैंने कैलकुलेट किया तो ये मेरा सबका निकलता है। जो मैं ऊपर हाईलाइट मैंने किए हुए थे ना, वो ऐसे ये वाले थे आंसर्स। ये देखिए ऊपर वाले, ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन है वो अब ये बनेंगी सारी की सारी। अब पहला मेरा जो पार्ट था क्वेश्चन का, आपको सिर्फ एक एक पार्ट भी पूछा जा सकता है, लेकिन मेरा जो पहला पार्ट था वो है मीन एज एवरेज। तो आपने कैलकुलेट क्या करना है, प्राइस इंडेक्स नंबर। इसका मतलब है आंसर आपका एक कॉलम होगा, वो 3 कॉलम्स को अब हमने मर्ज करके ना एक कॉलम बनाना है। लेकिन एक कॉलम कैसे बनाना है उसका तरीका, पहला किस तरीके से वो पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं मीन करनी है आपने यूज़ एज एवरेज। उसके लिए सिंपली स्टूडेंट्स, मुझे ना यहाँ पे इस बताना चाहिए था आपको, ओहो मैं इसको अभी रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको पता चले कि आप लोगों ने बेसिकली किया क्या है, करना क्या है। पहला पार्ट, 3 पार्ट थे मेरे, तो मैंने पहला पार्ट करना है जी मीन। मीन कैसे निकालनी है स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कैसे निकालनी है। इन सारी वैल्यूज़ को अब आपने लेना है, ओमिट कर रही हूँ कलर्स स्टूडेंट्स, इन सारी वैल्यूज़ को आपने लेना है 100 100 100। 3 वैल्यूज़ हैं, 100 प्लस 100 प्लस 100। 3 वैल्यूज़ हैं तो 3 पे डिवाइड करेंगे और आपने यहाँ पे फाइनल जस्ट आंसर लिखना है। अगला 2002 के लिए हम लोगों ने इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स हम लोगों ने ले लेना है और इन तीनों वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, ऐड करना है। कैसे करेंगे, 124.42 प्लस 88.14 प्लस 139.13 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इस तरह से आपका ये भी निकला है। इसी तरह नेक्स्ट के लिए इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करना है और 3 पे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे इसका आंसर निकल आएगा। इन तीनों वैल्यूज़ को लेना है, ऐड करना है, इसका आंसर आएगा। क्लियर हो गया। इसका जो भी आंसर आ रहा है ना वो मैं अब आपके सामने पेस्ट कर देती हूँ। ये आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स इसका। फाइनल आपके पास हैंड आउट्स आ जाएंगे, आपने इसको जब सॉल्व करते जाना है। तो ये अब आपका आंसर निकला है। थर्ड हमारे पास, सॉरी सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, आपने मीडियन एज एवरेज यूज़ करना है। अब मीडियन एज एवरेज का तरीका क्या होता है, बड़ा ही इजी तरीका है। अगर आपको ना समझ लगे स्टूडेंट्स तो आपने क्या करना है, आपने रफ पेज ले लेना है और उसके ऊपर वैल्यूज़ लिख देनी, 100 100 और 100। अब मुझे बताएं कि आपने सिंपली रॉ डाटा से कैलकुलेट करना सीखा है ना। जब हमारे पास इस तरह की वैल्यूज़ होती थी कोमा लगा के, हम कहते थे कि डाटा को अरेंज करें और इस, ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब मैं अब सिंपली एक वे बता दूँ, अगर आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं ना, 3 कॉलम्स हैं, तो आपके पास जब आपने डाटा अरेंज कर लेना है ना, तो मिड वाली जो वैल्यू होती है, मिडल वैल्यू होती है, वो आपके पास मीडियन होता है। ठीक है, अगर आपके पास फ़र्ज़ करें यहाँ पे 4 कॉलम्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों ने मिडल वाली 2 वैल्यूज़ जो होती हैं उसको लेना होता है और उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना होता है और जो आंसर आएगा वो आपका मीडियन होगा। ठीक है, इवन नंबर्स में क्या होता है कि अगर आपके पास इवन नंबर्स है ना, इवन यानी कि अगर आपके पास 4 या 6 वैल्यूज़ हैं, तो आपने दरमियान वाली 2 लेनी होती है, उनको ऐड करना होता है, 2 पे डिवाइड कर देना, वो मीडियन निकल आता है। कोई मीडियन का फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ओड नंबर्स है, यानी कि 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, उसमें आपको पता है कि अगर आपके पास 7 वैल्यूज़ हैं, आपने डाटा को अरेंज कर लेना है। 3 आप एक साइड पे छोड़ दे, 3 एक साइड पे छोड़ दे, जो दरमियान वाली वैल्यू होगी ना, अरेंज करने के बाद जो दरमियान वाली वैल्यू होगी वो आपका मीडियन होगा। सेम ये देखें 3, अब यहाँ पे देखें ये वाला है नेक्स्ट स्टेप पे हमारा, इसको हमें बताने लगे। इसका ज़रा देखें, अगर आप 3 वैल्यूज़ को बच्चों अरेंज करने की भी ज़रूरत नहीं होती। सबसे छोटी ये 88 वाली, उससे बड़ी 126, उससे बड़ी 139, तो मिड में कौन सी आएगी, दरमियान में कौन सी आएगी, 126.42।
कैलकुलेट मीडियन करने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 वैल्यूज़ हैं तो 3 वैल्यूज़ को आप तो अपने माइंड में ही जो है वो अरेंज कर लेते हैं। इसको भी अरेंज करके देख लें। सबसे छोटी क्या है 106, उससे बड़ी क्या है 147, उससे बड़ी कौन सी है 169, तो दरमियान में कौन सी आई फिर 147। ठीक है, एक सबसे बड़ी होगी, एक सबसे छोटी होगी, तो दरमियान वाली मीडियन हो जाएगा आपका। 3 कॉलम्स हो तो मीडियन, 3 वैल्यूज़ का मीडियन आसान मतलब फाइंड आउट करने के लिए तो कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह लास्ट की वैल्यू लिख देती हूँ। ये क्या है आपके पास 155 सबसे छोटी, 205 उससे बड़ी, 313 उससे बड़ी, तो मीड में कौन सा आ गया 205.66, तो ये आपका मीडियन आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने मीडियन का सारा जो है वो आंसर्स निकाले हुए हैं, वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देने। ज्योमेट्रिक मीन, जो थर्ड आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है वो होता है ज्योमेट्रिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन का अगर आपको याद हो ना, तो मैंने आपको एक सबसे पहले जो बाय डेफिनेशन मैंने कहा था एक फॉर्मूला होता है, ज्योमेट्रिक मीन इज द nth square root of n values like x1 मल्टीप्लाई बाय x2। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय। अगर आप अब क्योंकि हम वक्त के साथ साथ बड़े हो जाते हैं तो फिर हम मल्टीप्लाई को डॉट में भी लिख सकते हैं। x1 मल्टीप्लाई बाय x2 मल्टीप्लाई बाय x3 सो ऑन xn। अगर आपके पास n वैल्यूज़ हैं तो आप यहाँ पे n ले लेते हैं पावर। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था स्टूडेंट्स कि हम nth रूट को कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जितनी वैल्यूज़ हैं आप उतनी पावर ले लें, उसकी पावर ले लें कैलकुलेटर पे। ये देखें कैलकुलेटर पे भी पावर का यही वाला साइन आता है जो मैंने अभी लिखा हुआ है 1/n। ये लें जी, एक ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो तो कैलकुलेटर पे हम लोग जितनी वैल्यूज़ होती हैं उसकी पावर ले लेते हैं 1 नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, तो वो हमारे पास आंसर निकल आता है। अब ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास किसकी निकालनी है, हमने 3 वैल्यूज़ की। तो पहला जो हमारे पास मतलब वैल्यूज़ हैं वो है 100 100 100। सिर्फ बताने लगी हूँ कि आपने करना कैसे। 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय फिर 100। 3 वैल्यूज़ है ना, तीनों जो है वो 100 100 ही हैं। पावर आपने क्या लेनी है, कैलकुलेटर पे पावर साइन प्लेस करें, ब्रैकेट यूज़ करें, 1/3 लिखें, तो आपके पास जो भी आंसर है आप लोग इक्वल दबाइएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। सेम इसी पैटर्न पे नेक्स्ट 2002 के लिए करना है ना आपने, तो आप लोग क्या करेंगे 126.2 मल्टीप्लाई बाय 88.14 मल्टीप्लाई बाय 139.13 और पावर हम लोगों ने क्या लेनी है 1/3, क्योंकि 3 वैल्यूज है। अगर 4 कॉलम्स होते तो पावर लेनी थी 1/4। ठीक है, 5 कॉलम हो तो हमने कितनी पावर लेनी होती है 1/5। इस तरह से हमने पावर जो है वो लेते जाना है। हर वैल्यू आपने ऐसे ही कैलकुलेट, लास्ट के लिए लिख रही हूँ, लास्ट में हमारी क्या वैल्यूज़ है, पहली वैल्यू है 205.6 मल्टीप्लाई बाय 159.93 मल्टीप्लाई बाय 313.04। फिर पावर आपने क्या लेनी है 1/3। कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिएगा, इक्वल दबाइएगा, आपका आंसर आ गया। तो ये जो मेरी आंसर है ना, ये वाला कॉलम, ये बेसिकली फाइनल मेरा आंसर इसका आ रहा है। तो आपने वो सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे फाइनल आंसर पेस्ट कर देने। तो वही बात स्टूडेंट्स कि मैं ये देखें, ये मेरा फाइनल आंसर वाला नीचे वाला टेबल है, वो मैं सिर्फ इसलिए बनाया था कि डायरेक्ट आपको आंसर जो है वो दे सकूँ। और ये वाले सिर्फ आपको बताने के लिए बनाया साथ साथ कि आपको पता चले कैलकुलेशन करनी कैसे है। मैं जस्ट इसका रीकैप देने लगी हूँ कंपोजिट वाले का या कंपाउंड इंडेक्स नंबर्स का। आपके पास ईयर वाला कॉलम तो डेफिनेटली एक ही होगा, लेकिन हमारे पास क्या होता है कि आपके पास ये ईयर वाला कॉलम हो गया, ठीक है, लेकिन कॉलम्स, बाकी के कॉलम्स जो हैं वो मोर देन 1 होते हैं। मोर देन 1 होते हैं तो हम लोगों ने क्या करना होता है, जिस भी ईयर को हमें कहा जाए कि आपने बेस ईयर लेना है, ठीक है, जिस भी ईयर को या जिस भी तरीके से, चाहे वो एवरेज वाला तरीका है जो हम ऊपर सीख चुके हैं, ठीक है, एवरेज मतलब बेस लेने के भी तरीके होते हैं। कभी एवरेज कहा होगा, कभी एक ही ईयर को कहा होगा, कभी आखिरी ईयर को कह दिया होगा, कभी कह दिया सबकी एवरेज ले लें, कभी कह दिया पहले 2 की एवरेज ले लें 2 ईयर्स की, कभी कह दिया पहले 3 ईयर्स की एवरेज ले लें। ये एवरेज बेस ईयर लेने के भी तरीके हैं, वो हमने सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर में देख लिया कि कैसे कैसे बेस हम ले सकते हैं, कैसे कैसे बेस लेने का तरीका पूछा जा सकता है, वो सीख लिया।
अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा कॉलम हो, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हों, उसके लिए प्राइस इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। तो कैसे करना है, हर कॉलम को अलग से डील करना है, अलग क्वेश्चन की तरह, ठीक है। हर कॉलम को अलग से डील करना है, हर एक की अपनी बेस होगी, हर कॉलम की अपनी बेस होगी, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। कॉलम चेंज होगा तो बेस भी चेंज होगी, लेकिन जब हमने सबकी बेस से फाइंड आउट करके हमने एक टेबल बना लिया, तो अब हमने आंसर्स को मर्ज करना है, इकट्ठा करना है। इंडेक्स नंबर हमेशा एक कॉलम की फॉर्म में आंसर आता है। तो उसी में मैंने एक ही क्वेश्चन में तीनों तरीके पूछ लिए कि आप इंडेक्स नंबर मालूम करें, लेकिन इन 3 तरीकों के साथ करें, ठीक है। एक भी पूछा जा सकता है, दूसरा भी, 2 भी, तीनों भी। तो तरीका मैंने बता दिया स्टूडेंट्स। मीन एज एवरेज यूज़ करनी हो तो कैसे करते हैं, इन तीन वैल्यूज़ हैं तो तीनों को ऐड करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे। 4 वैल्यूज़ हों तो 4 वैल्यूज़ को लेंगे, ऐड करेंगे, 4 पे डिवाइड कर देंगे। इस तरह से आपका मीन वाला कॉलम निकलता जाएगा। मीडियन हो स्टूडेंट्स, 3 कॉलम हो तो आपको अरेंज करने की भी ज़रूरत नहीं होती, माइंड में ही देख ले सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, तो दरमियान में कौन सी आई, जो दरमियान में आई वो मीडियन हो गया। 4 कॉलम्स हों तो आप लोग क्या करें, सबसे बड़ी और सबसे छोटी को छोड़ दें, जो बाकी 2 वैल्यूज़ होंगी ना उन दोनों को ऐड करना है। अच्छा, इस लाइन में ही देखना है, अक्लमंदों की तरह ये ना देखने हैं, मैडम ने कहा था कि सबसे बड़ी और जिस इस कॉलम को देखने लग जाए। नो स्टूडेंट्स, जिस ईयर का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है ना, जिस लाइन का, जिस ईयर का, उसी की वैल्यूज़ आपने देखनी है, ठीक है। 4 दोबारा रिपीट करिए, 4 कॉलम्स हैं तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी छोड़ दें, बाकी 2 वैल्यूज़ को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें, मीडियन आपका निकल आएगा। ज्योमेट्रिक मीन का तरीका वही है कि जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतनी आपने पावर मल्टीप्लाई करके उनकी पावर ले लेनी है रेसिप्रोकल की फॉर्म में, ठीक है। 3 कॉलम्स हैं तो 1/3 पावर होगी, सबको मल्टीप्लाई करना है। इसमें आधी से ज़्यादा अवाम ने प्लस किया होना है बड़ी खुशी में बैठ के, ठीक है, और आधी से ज़्यादा अवाम ने, बाकियों ने अगर मल्टीप्लाई कर दिया ना तो पावर ले लेनी है 3, ना कि 1/3। और किसी एक आध बच्चे ने जो है वो सही कर देना है। तो दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ज्योमेट्रिक मीन, अगर आपने जिस भी ईयर के लिए ज्योमेट्रिक मीन का इंडेक्स कैलकुलेट करना हो, उसके लिए जितनी वैल्यूज़ होती है ना उनको मल्टीप्लाई करना है, और जितनी होती है उसकी पावर लेनी है 1/, की फॉर्म में। आंसर स्टूडेंट्स आपके पास है। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट जब आप कोई भी कमेंट करें तो जो ऑटो डिक्शनरी होती है ना उसका मतलब कि लिखा करें, थोड़ा ध्यान रख लिया करें। किसी ने ब्रैकेट का मुझे कहना था तो उसने ब्रदर लिखा हुआ था, और लाइक मैडम मतलब मैम ब्रदर लगाना ज़रूरी है, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैंने लेक्चर में किसी को भाई कह दिया है। तो ऐसे मतलब स्टूडेंट्स भी कमेंट करते हैं कि बेचारों ने लिखना ब्रैकेट होता है तो ब्रदर लिख दिया। तो मैम मुझे आपकी बहुत अच्छी समझ आ रही है, तो बहुत लिख दिया है तो उसकी जगह भी ब्रदर ऑटोमेटिकली मोबाइल ने चेंज कर दिया। तो काइंडली थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स ज़रा ध्यान से क्वेश्चन पूछें। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। और इस नेक्स्ट में ये मेरा पार्ट 1 है इस चैप्टर के लिए। पार्ट 2 में क्या करूँगी, इसमें लिंक रिलेटिव्स आपको निकालना सिखाऊंगी। लिंक रिलेटिव्स निकालने के बाद मैं आपको सिखाऊंगी पार्ट 3। पार्ट 3 मेरा होगा वेटेड इंडेक्स नंबर्स। अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना इसको बोलते हैं अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स। अनवेटेड इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर्स का मैं मतलब तब करूँगी जब मैं वेटेड पे आऊँगी, ठीक है। पहले ही आपके बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक लास्ट स्टूडेंट्स बात आपको बताती जाऊँ, एक बात बताती जाऊँ, दिखाती हूँ मैं बताना क्या चाह रही हूँ आपको। अच्छा जी, अक्सर एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि हमारे पास क्वेश्चन आया होता है कि आपने मतलब कि कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन सारा वही है, ऊपर वाला सारा कुछ वही है, ठीक है। यही क्वेश्चन मैंने उठा लिया, क्वेश्चन सारा का सारा वही होता है, लेकिन डेटा जो है ना वो कुछ इस फॉर्म में होता है जैसा मैंने नीचे लिख दिया है। अब डेटा इसमें क्या है, इसमें ईयर जो है ना वो हॉरिजॉन्टली लिखती है, वर्टिकली इसमें ईयर्स लिख दी हैं, और ये जो है ये इन्होंने हॉरिजॉन्टली लिख दी हैं, वीट, टोबैको, शुगर के।
मीन्स प्राइसेस का डाटा आपके पास इस तरह से रो फॉर्म में आ गया, ईयर्स का डाटा जो है वो आपके पास कॉलम फॉर्म में आ गया। इस तरह आप लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि आप बहुत सारी मिस्टेक्स जो हैं वो कर देंगे। आपने क्या करना है, अगर आपके क्वेश्चन में डाटा इस तरह से दिया गया है, ईयर्स कॉलम में है और जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पास रोज़ में है, आप इसका ट्रांसपोज ले लें। और ट्रांसपोज काइंडली कोई मुझसे अब ये ना कह दीजिएगा कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, आप लोग मतलब बेसिक मैथमेटिक्स साथ साथ पढ़ रहे हैं कि डाटा का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। डाटा का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, जो रो होती है वो कॉलम बन जाता है, जो कॉलम होती है वो रो बन जाती है। ठीक है, मैं ओरिजिनल डाटा अब आपके सामने लिखूं तो आपको फ़ौरन समझ लग जाए कि मैं क्या कह रही हूँ। समझ लगी? ईयर वाला कॉलम किधर गया आपके पास? ये ईयर वाला कॉलम था, अब यहाँ पे क्या आ गया? वीट वाला कॉलम क्या था, या ये आपके पास रो थी वीट वाली, अब आपके पास क्या बन गई वीट वाली रो? दिस वन। शुगर केन क्या हाथ पे था, ये रो में था डाटा सारा का सारा लिखा हुआ। अब हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, हमने इसको कॉलम वाइज उठा के लिख दिया। सिंपली आपने डाटा को पकड़ना है और आपने इस तरह से अपने डाटा को लिखते जाना है। ठीक है, ये होती है डाटा की अरेंजमेंट जो मैं अब लिख रही हूँ, सही वाली, ये वाली। इसके थ्रू आप लोग जो हैं वो काम करेंगे, आपका क्वेश्चन कभी भी मिस्टेक आपके क्वेश्चन में नहीं होगी। डाटा अक्सर क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स को ऐसे दे देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा।